नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं 250 के समथिंग क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो भी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के जो भी क्वेश्चन हैं ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पहले सीटेट या अन्य टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर बाल विकास की आपके लिए क्लासेस ले रही हूँ। सीटेट, एमपी टेट और अदर स्टेट लेवल जो टेट एग्ज़ाम है उन सभी के लिए मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी की क्लास मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आप वो चाहें, थ्योरी क्लासेस हैं तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों। अब इनके आधार पर हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि विकास की प्रक्रिया में खालिस्तान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में दृष्टिकोण, रुचियाँ, स्वभाव, आदतें ये सभी क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। ये सभी विकास में शामिल रहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके आगे आएगा, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, विकास के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं कि ए, बी, ए, सी, बी, सी या फिर ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आपको अगर कोई क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं सीटेट में कि अगर आप एक कक्षा में हैं तो उसमें होने वाली गतिविधियों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, व्यवहारों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, या फिर प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना आंसर कमेंट करके भी दे सकते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड कि प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की आप जांच करेंगे। क्योंकि आप 6 महीने में जो विकास हो रहा है उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप उनमें होने वाले जो सभी परिवर्तन हैं उसकी क्या करेंगे, जाँच करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन इस प्रकार है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। तो यहाँ पर यही राइट है, यही सही आंसर है, यही सत्य है। इसके बाद आपको जो अन्य ऑप्शन है आप उनको भी रीड कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो चला दे रही हूँ कि आप उसको रीड कर सके। बाकी अगर मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन जो है सभी ऑप्शन पढ़ के बताऊँगी तो हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप बाकी ऑप्शन रीड कर लीजिए। मैं आपके लिए जो राइट है वो बताते जा रही हूँ। इसके बाद अगला है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो सर्वाधिक उपयुक्त है उसका यहाँ पर आपके लिए चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के कारण बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में समायोजन कर पाता है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने आपको विस्तार से पढ़ाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो मानव का विकास उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी।
कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन। क्योंकि बालक जब शारीरिक और मानसिक विकास में उसके संबंध बैठा के अगर उसके लिए कोई भी चीज़ पढ़ाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो यही अनुकूलन उसके लिए, इस अनुकूलन से संबंधित कोई पाठ्यचर्या है तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सर्वाधिक मददगार यहाँ पर पूछा गया है तो ये हो जाएगा शारीरिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है बच्चों में मानसिक संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। जो दिए गए ऑप्शन है उसके आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास। इसके बाद है जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को या फिर उसके नैतिक विकास को। तो संवेगात्मक विकास है इन तीनों के लिए प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ये तीनों जो हैं प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, देखिए तीनों ही प्रभावित करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए आपके लिए परीक्षा में ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और ऑप्शन जल्दी लगा देते हैं। अगर कोई भी टेट एग्ज़ाम देखा जाए तो उसमें जो रहता है समय आपके लिए पर्याप्त होता है, बस आपको आराम से करना है और सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसका कहीं ना कहीं आंसर आपके लिए क्वेश्चन में छिपा हुआ मिलता है, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कल्पना करना, स्मरण, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। तो हमने पढ़ा है ये सभी जो कल्पना करना, स्मरण, विचार करना, कुछ नया सोचना, ये सब क्या होता है संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास जिसको आप कह सकते हैं, इसके फलस्वरूप होता है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो भाषा का विकास है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार का होता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर असत्य है। तो हमारा राइट आंसर जो है यही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता है? ऑप्शन दिए गए हैं कि संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। देखिए कोई भी अगर शारीरिक रूप से कोई भी बालक पिछड़ा हुआ है तो ये तीनों विकास में पिछड़ने की उसकी संभावना है, क्योंकि सभी विकास हमने पढ़ा हुआ है कि सभी विकास एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। और हमने विकास के नियम भी पढ़े हैं कि अंतर संबंध का जो सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का जो सिद्धांत होता है, ये यही बताता है कि अगर बालक किसी एक विकास में पिछड़ा हुआ है तो वह अन्य विकास भी उसके पिछड़ने की संभावना हो जाती है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर अगर बालक शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसका संवेगात्मक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से भी वह पिछड़ा हुआ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। सेकंड है विकास स्वयं में एक विस्तृत
अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। अगला है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा बी और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी में क्या दिया गया है, विकास स्वयं एक विस्तृत अर्थ रखता है, जबकि वृद्धि क्या होता है, विकास के अंतर्गत ही आता है। और विकास कैसा होता है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, यानी कि सतत प्रक्रिया है, हमेशा कुछ ना कुछ विकास होगा जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। विकास जब तक मृत्यु हो रही है तब तक विकास क्या है, चलता ही रहता है, कोई ना कोई परिवर्तन होते ही रहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो वो चलते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है वृद्धि शब्द का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के साथ साथ खालिस्तान परिवर्तनों के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी किया जाता है। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, आप इसको लाइक करने में मेरी मेहनत को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगा अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं। और इसके साथ ही आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ फ्रेंड फटाफट से शेयर कर दीजिए, उसके बाद आगे की वीडियो देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए, अगर शारीरिक स्वास्थ्य बालक का चाहिए है कि वह स्वस्थ शारीरिक उसका विकास हो तो उसके लिए व्यायाम भी ज़रूरी है, पौष्टिक आहार भी ज़रूरी है और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ज़रूरतें भी आवश्यक है, क्योंकि सभी विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। हम पढ़ चुके हैं अंतर संबंध का सिद्धांत। तो अगर एक चीज़ अच्छी चाहिए तो हमें दूसरी चीज़ें भी क्या करनी पड़ेगी, दूसरे विकास को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षण की अगर हम कोई विधि उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से बालक को ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल में जो बालक होता है नई नई उसमें प्रश्न उत्पन्न होते हैं, नई नई जिज्ञासाएं होती हैं और वो घूम फिर के बहुत सी चीज़ों को देखना चाहता है। अगला प्रश्न है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो सबसे नाजुक समस्या जब भी बात आती है तो यौन संबंधी समस्याएं सबसे नाजुक समस्याओं के अंतर्गत आ जाती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। कौन सी अवस्था है जिसके बाद जो है बालक परिपक्व हो जाता है। तो किशोरावस्था के बाद बालक जो है परिपक्व हो जाता है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों, हम राइट आंसर यहाँ पर बता दे रहे हैं, सेकंड है राइट आंसर। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। देखिए, जो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में क्या होता है, 12 से 14 के बीच लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, जबकि लड़कों की अगर हम कहें तो लड़कों में 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है, चाहे वो मांसपेशियां हो चाहे लंबाई में हो। अगला है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। सार्थक अधिगम की जब भी बात करते हैं तो वह शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। अधिगम यानी कि सीखना, और सीखना शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है।
23वां क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था में पाई जाती है। 24वां प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बच्चों की सीखने की गति होती है शैशवावस्था में। हमें आप कमेंट करके क्वेश्चन भी बता सकते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप उसका आंसर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आपसे किन क्वेश्चन के आंसर जो है बन रहे हैं सही तरीके से, और हमें और किस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराने की अब ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो शैशवावस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, किन अवस्थाओं का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं का हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यहाँ पर वयस्कावस्था का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं करते हैं। 26वां प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? उसका राइट आंसर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप देखिए यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। तो अब ऑप्शन हमें दिए गए हैं, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। अगला है, बालक का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? समवयस्कों की बात आ जाती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो हैं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़िए, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि मानव विकास को किन क्षेत्रों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 4th इसका हो जाएगा राइट आंसर। आप 30 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस चीज़ का अनुभव करते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चूँकि यहाँ पर नवंबर 2012 में पूछा गया था सीटेट, और भी कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना। देखिए, आपको कोई भाषा को विकास करवाना है तो जैसे मान लीजिए आपको किसी बालक को अंग्रेज़ी सिखानी है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप हिंदी को अमान्य कर देंगे, ठीक है, या फिर आपको कोई और भाषा सिखानी है जिसके कारण आप उसकी मूल भाषा जो है उसको अमान्य कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि उस भाषा से जोड़ के आप नई भाषा को सिखाया जा सकता है। तो इस कारण ये तरीका गलत है कि उसकी भाषा को अमान्य कर देना। अगला प्रश्न है, मानव विकास है क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, माता पिता एवं भाई बहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th आंसर, 6 से 11 वर्ष।
ये होती है परवर्ती बाल्यावस्था। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, तो यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। शैशव काल की अवधि है, यहाँ पर शैशव काल की अवधि पूछी गई है, तो बताइए क्या है। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। क्या है? समाजीकृत की अपेक्षा अहम केंद्रित अधिक है मध्य बाल्यावस्था में। विकास से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। क्या पढ़ा है हमने? विकास जो है किस से किस दिशा में बढ़ता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगर आप थ्योरी क्लास आपने अगर अटेंड की है, मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है विकास की अवधारणा इसका अधिगम से संबंध, ये क्लास आपने अटेंड की है, तो आई होप आपके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहे होंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपसे बन भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जो विकास है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, बट मैंने बताया था जैसा कि एक क्रमबद्ध होता है और एक व्यवस्थित तरीके से विकास जो है आगे की तरफ बढ़ता है। गति भिन्न भिन्न इनमें हो सकती है। अगला है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विकास एकल आयामी होता है या फिर विकास जो है पृथक होता है। तो राइट आंसर इसका है सेकंड, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। तो अति संवेदनशील काल है। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन है वो अति संवेदनशील है। आप उसके लिए जो भाषा सिखाएंगे वही भाषा वो सीख जाएगा प्रारंभिक बचपन में। अगर आप उसको बुंदेलखंडी सिखा रहे, बुंदेलखंडी सीख जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आप उसको सिखाए तो वो संस्कृत सीख जाएगा। उर्दू आप उसको सिखा रहे तो वो उर्दू सीख जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल जो बचपन होता है उसमें आप जो भी भाषा उसको सिखाते हैं वो सीख जाता है। अगला है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। तो ये वही क्वेश्चन है, प्रारंभिक बचपन का समय। यहाँ पर हमारा हम जो प्रश्न हल करने वाले हैं ये प्रश्न है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित, बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित, इसके साथ साथ बाल विकास की उपयोगिता, उनका शिक्षण में क्या महत्व होता है, इससे संबंधित अब ये प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका निम्न में से किस विचारक से संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। यह जो विकास की परिभाषा है यह स्किनर के द्वारा दी गई है। इसको आपको रटना है, बिल्कुल रटना है, क्योंकि सीधी सीधी इस प्रकार कई बार आपसे परीक्षा में सीधी सीधी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि यह किस विचारक के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। आप ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और हमें कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए, आपने अभी तक आंसर सोच लिया होगा, हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर है थर्ड, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो बच्चों के विकास के सिद्धांतों के संबंध में शिक्षक को जानकारी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक को जानकारी होगी कि बालक में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से विकास हो रहा है, तो वह उन शिक्षण विधियों का, अधिगम शैलियों का उपयोग कर पाएगा ताकि वह अधिक प्रभावी हो।
अगला है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह है निरंतरता के सिद्धांत से। ये चारों सिद्धांत हमने यहाँ पर पढ़े हुए हैं। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकीकरण का सिद्धांत की सभी जो हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से सभी विकास संबंधित हो रहे हैं। सॉरी गलत हो गया, इसका एकीकरण का सिद्धांत नहीं, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पर निश्चित प्रतिमान और क्रम पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? निश्चित प्रतिमान और क्रम पूछा गया है, तो विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। अगर वे पूछते कि भाषाई विकास और अन्य विकास किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो आएगा एकीकरण का, जबकि यहाँ पर इन्होंने पूछा है एक निश्चित प्रतिमान और क्रम पूछा है। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है बालक विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पिछड़े रह जाते हैं? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है। अपन सभी सिद्धांतों को एक बार ज़रूर पढ़िए, इसकी थ्योरी वीडियो मैंने डाली हुई है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपके लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं? यह भी हो जाएगा परस्पर संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद अपने पैरों की गति पर? तो विकास की दिशा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बालक है तो वो उसकी गति हमेशा सिर से किस तरफ जाएगी? पैर की तरफ जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। सबसे पहले नियंत्रण कहाँ करेगा? सिर पर, फिर भुजाओं की गति, उसके बाद अपने पैरों पर चलना सीखता है। अगला है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ और फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आपने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। ये बताइए क्या है इसका राइट आंसर? चलिए हम आपके लिए बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर कथन दिए गए हैं 3 कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, सही है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी सही है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपने तीनों पढ़े हैं और यहाँ पर सत्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये तीनों क्या है? सही है। अगला है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? तो कौन सा बताता है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों होना चाहिए? भाई इसका आंसर तो आपके लिए ज़रूर बताना पड़ेगा कि क्यों होनी चाहिए शिक्षकों के लिए इसकी जानकारी। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपको बाल विकास के सिद्धांत आखिर क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। बीएड में आपको या डीएड में आपको इतना क्यों पढ़ाया जाता है कि क्या क्या किस तरीके से आपको बालकों को पढ़ाना है, और यहाँ बार बार आपसे यही क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन जो है, यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं
कि बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक की उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए या उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो ये तीनों सही हैं, ये आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, बुद्धि, शारीरिक कारक और आनुवांशिक गुण, ये सभी आ जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बाह्य कारक पूछा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, ये सभी क्या है? बाह्य कारक है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, अब यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, या फिर आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकर शिक्षा देता है। तो आपके अनुसार सही आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रकृति और पारिवारिक स्थिति और बालक के गुणों को, रुचियों को जानने के बाद ही जो है शिक्षक शिक्षा देता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। जो शिक्षा मनोविज्ञान है एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। भाई आप प्राइमरी में पढ़ाने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए बाल मनोविज्ञान पता होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा गया है? नहीं रखा गया है यहाँ पर शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, इसके लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा गया। भाइयों आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसका बाल मनोविज्ञान के लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बालकों की आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, पर शिक्षक किस आर्थिक स्थिति से गुजरा है इसका बाल मनोविज्ञान को कोई प्रभाव नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, सरकार को तो है नहीं, इसको भी नहीं है। चलो अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में विकास वृद्धि के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उस पर आधारित होती है खेल पद्धति। अगले प्रश्न की तरफ फटाफट से दौड़ के पहुंच गए हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। भाई उसका पेट साफ नहीं होगा तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे सही हो पाएगा? फिर भी इन्होंने यही कहा है कि भाई शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर नहीं निकल पाना, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि 23वां प्रश्न की तरफ बढ़ गए हैं। विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? तो भाई किससे संबंधित है? तो ये आ जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से, हमेशा चलती रहती है, एक बार स्टार्ट हो गई तो भाई अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये कहता है विकास का सिद्धांत कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, कोई जल्दी बढ़ता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए कक्षा में कुछ बच्चे होशियार रहते हैं और कुछ थोड़े पिछड़े रह जाते हैं, जिसको आप गधा बोलते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में बता रहे हैं, वहाँ नहीं बोल देना किसी से गधा, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ रहे हैं। आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था यह प्रश्न।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर मैं आपको सही आंसर, जैसा कि मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं, अपने मन से आंसर देना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद अपने मन का आंसर देखिए और फिर मैच कीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं है, आपकी पढ़ाई किस कदर आगे बढ़ी हुई है, या फिर आप अभी भी खेल में परीक्षा को आप ले रहे हैं। बहुत हंसी मजाक बहुत हो गया, पढ़ाई अब सीरियसली कर लो, नहीं तो क्या करोगे आगे बढ़ के, है ना। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जो खेलना है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, इसलिए खूब खेलो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। फिर अगला है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया विद्यालय मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अब तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इससे उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो विभेद एकीकरण का सिद्धांत। अब उसमें विभेद आ गया है। अब जो पूर्व प्रारंभिक कक्षा है, अब उसमें बालक बड़ा हो गया, अब ऐसे नहीं जा सकता प्रारंभिक विद्यालय में कि खूब चिल्लाएगा, रोएगा, है ना। अब उसको समझ आ गई भैया अपनी भी थोड़ी इज्जत है, अगर ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब मटिया मील हो जाएगा, है ना। 28वां प्रश्न है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये भाई किसी ने भी यहाँ पर नहीं कहा बाल विकास के सिद्धांत में कभी भी नहीं कहा है कि सभी एक समान गति से बढ़ते, बल्कि बार बार चीख के चिल्ला के बताया जा रहा है कि बाल विकास में जो विकास और अधिगम है उनकी सब प्रत्येक बालक में जो है गति भिन्न भिन्न होती है। किसी में विकास तीव्र होता है, किसी में धीमा होता है। जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, कुछ आपने 2 का पहाड़ा याद करने दिया, कोई बालक आपको 5 मिनट में सुना देगा, कोई 10 मिनट में सुनाएगा, कोई आपको सुनाएगा नहीं, बेचारा पट जाएगा। यही होता है क्योंकि उनमें विकास और अधिगम की गति अलग अलग। अब हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। अगला प्रश्न है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कहा है जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवांशिकता संबंधी कारक है आँखों का रंग। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है। तो विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर संबंध है, निर्भर, पूरक, सहयोगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। किसी बालक का शारीरिक लक्षण माता पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खालिस्तान और खालिस्तान की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, बालक को जो मूलभूत प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है। राइट आंसर है सेकंड।
अगला प्रश्न है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसके वंशानुक्रम और वातावरण का। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? तो यह कहा गया था रॉस के द्वारा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। अगला प्रश्न है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इसका प्रमुख कारण होगा वातावरण का प्रभाव। बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है, हम उसे पालन पोषण कहते हैं। परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। तो ये तीनों ही कारण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय अपनाएंगे? तो आंसर है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन के कई आंसर हो जाते हैं, आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर लगाना है। अगला प्रश्न है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही हैं। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए यह हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगला प्रश्न है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण या दूषित परिवेश? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यह प्रश्न पूछा गया था जनवरी 2012 में। राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष बाद दोनों के बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? यहाँ पर संभावना पूछी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। बुद्धि लब्धांक को कभी भी आर्थिक स्तर जो है प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता कैसी होती हैं? तो सामान्यता उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से
ग्रसित हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं किन में पाई जाएंगी? जिनके माता पिता इन समस्याओं से ग्रसित हैं उन बालकों में यह पाई जाती हैं। अगला है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। इस टॉपिक का यह 28वां प्रश्न है। तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आनुवांशिकी एवं वातावरण से। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, इसका संबंध प्रकृति से है। लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। यह बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होंगी। तो आनुवांशिकता और वातावरण का ये परिणाम होंगी। अब हम जो 30 प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे, ये 30 प्रश्न होंगे समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है समाजीकरण का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा समाज में समायोजन होना। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस का। अगला प्रश्न है समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है? आदर्शों में, संस्कार में, अनुकरण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन खालिस्तान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो ये सभी है मानक, विश्वास और मूल्यों। तो राइट आंसर हो जाएगा 4th। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं परिवार एवं पड़ोस। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब कौन कौन से सभी? तो यहाँ पर देखिए बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे और बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। 8वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 9वां प्रश्न है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है। समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों के समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है? तो किशोरावस्था में। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, सबसे गहन और जटिल होता है किशोरावस्था के दौरान। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में भी सहायता करती हैं। किसमें? समाजीकरण में।
समाजीकरण में बच्चों के खालिस्तान को व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। 15वां प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका उनके बौद्धिक विकास करने की होती है। 16वां प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार किस प्रकार से रखना चाहिए? तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो खेलकूद निभाता है। निम्नलिखित में से किस विचारक में मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? तो मीड ने दिया था। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत तो यह किसका मत है? यहाँ पर पूछा गया है मत, तो यह मत है दुर्खिम का। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप उसको नोट जरूर कर लीजिए। यह प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता दी जाती है। ठीक है, जहाँ मान्यता मिलेगी वहाँ बच्चे बोलेंगे, मान्यता नहीं मिलेगी तो एक बार बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, है ना। अगला है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे गहन होता है किशोरावस्था के दौरान। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, राइट आंसर हो जाएगा 4th, समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी? यहाँ पर निष्क्रिय एजेंसी पूछी गई है, सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि वहाँ किसी से कोई बोलता ही नहीं है। पुस्तकालय में बोलोगे तो जो लाइब्रेरियन है वो आपको बाहर कर देगा, है ना। तो ये हो जाएगी निष्क्रिय वाली, कि है तो सब बैठे हुए हैं ग्रुप में पर बोलेगा कोई नहीं, शांति से किया जाता है हर काम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संबंध में सही नहीं है? देखिए यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ये सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो परिवार समाजीकरण का प्रमुख कारक होता है। अगला है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे पहली पाठशाला तो परिवार ही होता है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य समाजीकरण में गौण वाहक हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है पियाजे और कोलमबर्ग वाइगोट्स्की के सिद्धांत और इसके संबंधित और भी जीन पियाजे इत्यादि के संबंध जो सिद्धांत है महत्वपूर्ण, उनसे संबंधित क्वेश्चन हम हल करेंगे इसके आने वाली वीडियो में। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और वो वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए। और अगर इस वीडियो को अपलोड हुए बहुत दिन हो गए हैं तो इसके आने वाला अगला जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इसके आगे की जो सीरीज चलने वाली है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या जिसको आप टेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं जो थ्योरी क्लासेस लेती हूँ
हम यहाँ पर कंप्लीट कोर्स कवर्ड करने वाले हैं। टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट किया है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसका आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैथ्स ट्रिक और भी, आप उन सबको एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।